Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार। आप सभी जानते ही हैं। आइए सर, आप सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग बात करेंगे जहां से कल अपन ने छोड़ा था, उसके आगे वाली सीरीज पर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, उस पर बात करेंगे। जो लोग भी ऑनलाइन हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन ऑनलाइन है जी, हाय हेलो लिख के भेजो। हाय हेलो लिख के भेजो। कौन कौन ऑनलाइन है, हाय हेलो लिख के भेजो मुझे, ताकि पता तो चले कि कौन कौन ऑनलाइन है। हाँ जी, अच्छा गौतम, वेरी गुड इवनिंग। और और कौन है ऑनलाइन? नवीन, गुड इवनिंग। और कौन है? और कौन है जी ऑनलाइन? आइए, आइए सर क्लास शुरू करते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से, जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो और हमें जीवन में कुछ सीख लेने या सीखने का जज्बा पैदा हो। तो तुम लोगों ने एक बंदे का नाम सुना होगा जो इस समय अली बाबा कंपनी चलाता है, चाइना का है, जिसका नाम है जैकमा। नाम तो सुना ही होगा। भाई साहब, जैकमा के बारे में कहते हैं कि इसने अपनी लाइफ में जितनी बार इंटरव्यू दिया जॉब लेने के लिए, उस हर इंटरव्यू में इसको छांट दिया गया। कहीं पर इसकी हाइट की वजह से, कहीं इंग्लिश की वजह से, कहीं कुछ पर्सनालिटी को देख के, जिस जहां भी इंटरव्यू देने जाता इसको छोड़ के बाकी सबका सिलेक्शन हो जाता था। ऐसे ही चाइना में आप देखेंगे केएफसी ब्रांड खुला, उसमें इंटरव्यू देने गया तो 100 लोग को इंटरव्यू में बुलाया गया था, 98 लोगों का हो गया और 2 लोग इसके अलावा एक और आदमी, और ये भी छट गया। तो इतने सारे इंटरव्यूज में छटने और बाहर होने के बाद भी इस बंदे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, और इसने ये मन में ठान लिया और सोच लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे पूरी दुनिया को मैं बता सकूं कि जिन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया मैं उनको देने की क्षमता रखता हूं। और फिर आप जानते हैं कि इसने अली बाबा जैसी कंपनी स्टैब्लिश की, और आज ई कॉमर्स कंपनी में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। चाइना की आप देखेंगे सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, और आज करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। तो इसलिए आप देखेंगे कि टैलेंट जो है वो किसी में भी छुपता नहीं है। और आप देखेंगे कि आप अपने अंदर की प्रतिभा, जो टैलेंट है, उसको निखारने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जॉब के पीछे नहीं भागना है, जॉब आपके पीछे भागेगी। कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इतना बुलंद और इतना इतना मजबूत बनाना है कि सब लोग ही आके आपके सामने सरेंडर करते कि बताओ भाई तुमको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीजें। ठीक है, ओके, कंफर्म, यस और नो? आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? गौतम, बिल्कुल। चलिए, तो आइए अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 हमने शायद डिस्कस कर लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर 18 भारत पर ब्रिटिश सरकार की का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तब तक वो कैमरे का कैमरा जो है, सॉरी कैमरा कह रहा हूँ, स्पीकर जो इसका जो हेडफोन है वो, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। आइए, तो मैंने आपको बताया था कि 1765 से लेकर और 1857 ईस्वी तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन लेकर 15 वर्षों के लिए व्यापार करने आई थी। बाद में जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड के सम्राट थे, उन्होंने इसे अनिश्चित काल के लिए, मतलब अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या किया जी? अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत के साथ। ईस्ट इट मीन्स ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये पहले 15 वर्षों के लिए हुआ था, उसके बाद फिर ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया। 1857 की क्रांति हुई, आप सभी लोग जानते होंगे। इस क्रांति में
भारत के जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब ये जो 1857 का रिवोल्ट था, हालांकि ये रिवोल्ट सेल्फ मोटिवेटेड था, ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की हालत खराब कर दी इसमें भारत के लोगों ने। हाँ, इसमें हमारे ही देश के कुछ प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, जिसमें सिंधिया और होलकर, ठीक है, ये जो कुछ लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसली स्टेट के किंग थे, इन लोगों ने, आप देखेंगे, अ, अंग्रेजों को हेल्प किया इस रिवोल्ट को, 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने, दबाने में, ठीक है। और अंततः एक साल में 1858 में, एक साल में इस रिवोल्ट को अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया। अगले ही साल 1858 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और आप देखेंगे यहाँ पर जॉर्ज पंचम, महारानी एलिजाबेथ आती हैं, और यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके शासन, उसके कंट्रोल को खत्म करके अब भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। क्योंकि इसी में कहा गया था कि जो ये 1857 की आंधी चली, अगर इसमें देसी रियासत प्रिंसली स्टेट के रूलर्स कोऑपरेट नहीं करते तो शायद इस आंधी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। मतलब इस आंधी में इन प्रिंसली स्टेट ने बांध का काम किया है, डैम का काम किया है, और फिर इनको अवॉर्डेड किया, कि आप देखेंगे महारानी ने, और फिर यहीं से उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई, कहा कि जितने प्रिंसली स्टेट हैं उन सबकी रियासत वापस करो, और अब इनके साथ मिलकर हम भारत पर लंबे समय तक राज करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके और ब्रिटिश कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ। और इसी 1858 के एक्ट के बाद अब जो गवर्नर जनरल का पद था उसको एबोलिश कर दिया गया, और उसकी जगह एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम था वॉइस राय। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो गवर्नर जनरल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था जो भारत पर शासन करता था। और वॉइस राय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, हु रूल्ड ओवर इंडिया, जो उनके गाइडलाइंस के आधार पर भारत पर शासन करता था। तो ये वायसराय, और इसमें दोनों में डिफरेंसेस बेसिक ये। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो 1857 के इस युद्ध के बाद आप देखेंगे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया। क्लियर? तो ये था यहां पर ये इस 1858 की स्टोरी कि इस समय क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई ये बात? आई कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करेंगे फटाफट। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया मुझे वही नॉक करना है कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें, मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप ही लोगों के लिए हूं। और जब तक, अगर देखो, एक चीज मैं बार बार कहता हूं, तुम लोग हमेशा कहते हो कि सर इसको याद करने का फॉर्मूला बताइए। मैं ये कहता हूं कि हम देखो, किसी भी चीज को मेमोराइज करने के एक लिमिटेशंस है। आप बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ मेमोराइज नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए? तो उस कंडीशन में उसके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ स्टोरी या कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखते हैं तो आप फैक्ट को इजिली रिकॉल कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। डेवलपमेंट एग्जाम्पल ये है कि मान लो तुम लोगों ने जब से होश संभाला तब से अब तक कम से कम 500 मूवीज तो देख ही चुके होगे, ऑलमोस्ट देख चुके होगे ना जी। मैं मिनिमम कह रहा हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2000, 3000, 5000 तक मूवी देख ली होगी। अब उस 500 मूवी जो तुमने देखी जब से होश संभाला, 5वीं 6ठी क्लास से और टिल नाउ, अभी बीटेक करने के बाद जब तैयारी कर रहे हो इस दौरान, और तुमने जो 7वीं क्लास में मूवी देखी थी अजय देवगन की या ऋतिक रोशन की, वो आज भी तुम्हें याद होगी। और उसमें से एक कोई सीन पूछ लूं और उसका कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो मैं दावा कर सकता हूं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसका राइट आंसर नहीं देगा। वो तुम कह रहे हो मेरे जन्म से पहले, तुम्हारे जन्म के 4 दशक पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम 6-7 दशक, जिसका नाम था शोले। और उसमें शोले में
अगर ये पूछ लूं कि बसंती का रोल किसने अदा किया था, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनमें से कोई भी आंसर नहीं दे तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ये भी पूछ लूं कि शोले में बसंती को किस चीज पर बीरू निशाना लगाना सिखा रहा था, तो मैं दावा करता हूं कि 100% तुम लोगों में से कोई 100% लोग आंसर देंगे। 101%। क्यों भाई? तुम्हारे जन्म के 4 5 6 दशक का पहले का है, 1970s का ये मूवी है, और आज भी तुम्हें याद है। लेकिन वही हम कल जो पढ़ते हैं वो आज की चीज, आज कल की पढ़ी हुई चीज आज भूल जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मूवी में जो है हम पहले ही सोच के जाते हैं कि मूवी देखने जा रहे हैं, और फुल मूड में होते हैं, एकदम इंजॉय के मूड में। और फिल्म में एक्शन जैक्शन रोमांस और थ्रिलर सब होता है, तब पूरा मजा लेते हैं अपन, और ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इवन एक हफ्ता बाद कहीं चाय की थड़ी पर किसी दोस्त के साथ चाय पीते हैं, तो उसमें बात करते हैं, सुनो वो फिल्म में ना वो हीरोइन जो है वो बीच के किनारे रेड कलर का वो क्या कहते हैं उसको, ट्राउजर पहन के डांस कर रही थी, तो दूसरा लड़का था है दिमाग खराब है, पिंक कलर का था, तो क्या कहता है, लगा ले बैट, कि अभी अगर रेड होगा तो वो लगा लेते हैं बैट, और तुरंत नेट पर उसका खोल के चेक करते हैं तो पता चल जाता है। मतलब इतना ज्यादा हम फोकस होते हैं। तो कमी हमारे दिमाग में नहीं है या याद करने की, कमी है सामने वाले के बताने में और उस अप्रोच में, उस तरीके से। ठीक है? तो अगर उस अप्रोच में बताया जाए एक्शन जैक्सन रोमांस और थ्रिलर की स्थिति में, तो मैं दावा कर सकता हूं कि हर आदमी को एक एक फैक्ट याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा और 100% उसको जवाब देगा। ठीक है? तो वही चीजें हमें करनी है। मैंने यहां पर कहने का मतलब, मैंने कहा फैक्ट्स को याद करने के लिए पीछे उसकी स्टोरी समझो, उसकी स्टोरी ध्यान में रखो। अगर स्टोरी ध्यान में रहती है तो उस फैक्ट्स को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। समझ में आ रही बात? नवीन, ये पढ़ाई मूवी की तरह क्यों नहीं है? मैं काले के पन्ने को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं हूं ना मेरे लाल, मैं उस मूवी को एकदम प्यार मोहब्बत की वजह से पढ़ाता हूं ताकि समझ में आए। और अंग्रेजों ने तो जानबूझ के इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट किया, और आज जान लेना, आज इंग्लिश इस कदर हमारे अंदर आ गई है कि इंग्लिश अंग्रेजों को प्रमोट करने का सिर्फ दो मोटिव था। एक, इंग्लिश प्रमोट करने का कि भारतीय कल्चर को डिस्ट्रॉय करे और इंडियंस को अंग्रेज बनाए, उनकी सोच अंग्रेजों की तरह करे। क्योंकि जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके गुड्स को कैसे इंडिया में एडजस्ट किया जाए, एक बेहतर मार्केट बनाया जाए। क्योंकि आदमी जो लैंग्वेज सीखता है उसी तरह से उसका कल्चर डेवलप होता है। आज आप देखिए, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो अपने आप को एडवांस समझते हैं, निकर पहन के घूमेंगे, हाफ शर्ट्स पहन के घूमेंगे, या नंगे भी घूम रहे हैं तो अपने आप को लेटेस्ट समझते हैं। लेटेस्ट क्यों? क्योंकि उनकी सोच अंग्रेजों वाली है, वो उसी सोच के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, खाना पीना लाइफ स्टाइल सब कुछ उनका। और जो हिंदी बोलता है उसको डफर बोलते हैं कि डफर आदमी है, वो अपना पूरा अपने देसी ठाट बाट से कपड़े पहनता है तो उसको डफर लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों की मानसिकता को लेकर जी रहे हैं आज भी। एक बात। दूसरा कि एक तो उनके मार्केट के लिए, उनका मार्केट बनाना था इंडिया में, तो अंग्रेजी पढ़ाई। दूसरा कि जो इंग्लैंड से लोग यहाँ पर जॉब करने आते थे वो हेवी सैलरी लेते थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स और दूसरे लोग। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारत में ही एक ऐसा ग्रुप और वर्ग तैयार करें जो अंग्रेजों की तरह सोचता हो, अंग्रेजों की तरह बोलता हो, और फिर अंग्रेज उसको, हिंदुस्तानी शरीर को अंग्रेज बना के और अंग्रेज के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी चीजों पर। और वही काम किया उन्होंने, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करके एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार किया जो था तो हिंदुस्तानी लेकिन उसकी सोच अंग्रेजों की तरह बनाई, और उन्हीं लोगों से भारतीयों को सप्रेस किया, दबाया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया और भारत पर लंबे समय तक रूल किया। तो ये भारत की परंपरा है भाई साहब, ये लोगों ने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया। और आज भी आप देखिए, हिंदी दोयम दर्जे की भाषा है। आप बीटेक आपने कर लिया, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और तुमको अंग्रेजी नहीं आती और बगल में फर्राटेदार कोई इंग्लिश बोलता है, तो तुम ही अपने आप में सिकुड़ जाते हो, सोचते हो कि यार शर्म से मैं डूब मरूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। और तुमको पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, इसको पहले लेंगे। क्यों भाई? जो आदमी इतना टेक्निकल स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकता है, क्या वो एक भाषा नहीं सीख सकता?
जरूर सीख सकता है। तो क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया और इस तरह का माहौल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं सीख पाया। नहीं तो इंग्लिश क्या है, इससे भी टफ लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी में हर चीज के लिए एक निश्चित मात्रा होती है और हर चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है। आप देखेंगे अंग्रेजी में कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। अगर कोई ऐसे कहे तो कहे कुत्ता और बिल्ली। अपने यहाँ हिंदी में मूसलाधार बारिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूसलाधार बारिश होता है, कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता है। और अंग्रेजी में एक ही वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो ज्यादा टफ तो हिंदी है ना समझना और लिखना और पढ़ना भी, क्योंकि हम बचपन से ही वो पढ़ते हैं तो आज हमारे लिए आसान होता है और इंग्लिश हमें पढ़ाई नहीं जाती है। तो ये दिक्कत हमारी नहीं है, ये दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, जिसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में है। समझ में आ रही है बात? अरे आई कि नहीं आई? अब क्रांतिवीर मत बनाओ मुझे, जोश आ जाएगा तो अभी फिर उतर जाएंगे फील्ड में अपन। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे कि ये सब इश्यूज हैं। अब इश्यूज तो चलते रहेंगे और आने वाले वक्त में हो सकता है कि सॉल्व भी हो। तो ये अंग्रेजों की चाल थी और आज उस चाल में कामयाब है अंग्रेज, और आज भी हम वही चीजें कर रहे हैं जो अंग्रेज चाहते थे, और आज भी उसी तरह से। आज ये जो गोरे काले का भेद है, ये किसने पैदा किया? गोरे काले का। हम जो मूल इंडियंस जो है वो साउथ इंडियन द्रविड़ है, जिनके नाटे कद होते थे, कान छोटे छोटे और सांवले कलर के लोग होते थे। और आप देखेंगे ये अंग्रेजों की बीज बोई हुई है, जिसमें व्हाइटिस का मतलब स्मार्ट और डिसेंट लोग और ब्लैकिस का मतलब डफर और इंफीरियर लोग, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने मानसिक रूप से इसके गुलाम बन चुके हैं कि अगर कोई गोरा लड़का या लड़की है तो उसको समझते हैं कि स्मार्ट है, और जो कोई सांवला है तो उसको बोलते हैं बेकार आदमी है। तुम लोग खुद, तुम लोग की बात कर रहा हूं, अगर शादी करने जाओगे तो सबसे पहले ही कहोगे कि गोरी लड़की चाहिए। सांवली लड़की से कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि मैं सांवली लड़की से शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि मन में बहम बैठा है कि सांवरी का मतलब इंफीरियर और सुंदर नहीं है, गोरी का मतलब सुंदर है। क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं? बोलो। बिल्कुल, देखो रोहित, बात सच्चाई है। फेयर एंड लवली तो वो तो उल्लू बनाने वाली बात है कि रातों रात गोरे, और अब तो वो भी चेंज कर दिया फेयर एंड लवली क्रीम पर भी। फेयर वर्ड हटा दिए, इस पर भी लोग ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं भाई साहब, ये सब एक दिमागी फितूर है और कुछ नहीं है सर। फिर से विरोध होने चाहिए। चलो आइए, छोड़िए इसकी बात। अब आइए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, बहुत खुशी हुई मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के लिए के विरुद्ध था। कल इसका आंसर हमने कर लिया था, ये डिफरेंट वे में बता रहा है। किसके लिए? तीन बातें बताई थी। नील की खेती के लिए कि 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी, और इसके तीन नाम थे। कौन कौन? चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद तीन कठिया आंदोलन, और फिर नील आंदोलन भी। तो ये तीनों बात आप ध्यान में रखेंगे। 1917 का टाइम था। वेरी गुड, राइट आंसर बी। सबने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन, आंसर दीजिए जी। कौन था जी इस समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्वाति, गौतम, नवीन, रोहित, सबने। स्वाति आंसर आपने बी दिया है। कैसे बी है स्वाति? 30 का आंसर, 29 का आंसर दिया है तुमने। देखो राइट आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो था ये लेबर पार्टी का लीडर था। आप लोगों को अगर मालूम हो तो ये जान लीजिए, लेबर पार्टी का लीडर है। और हम लोग कहते हैं ना कि हमने दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। लेबर पार्टी का मतलब मजदूर दल, अंग्रेजी में लेबर पार्टी, हिंदी में मजदूर दल। ठीक है, तो कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है। हमने आजादी नहीं दिलाई भाई, वहां के सिचुएशंस बदल गए इंग्लैंड के। क्या? तो आप देखेंगे कि क्लीमेंट एटली जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां बदल गई। इंग्लैंड जीत तो गया लेकिन मास लेवल पर रिसोर्सेस खर्च हुए। तो उसके बाद चुनाव होना था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो ये लेबर पार्टी थी उसने अपने चुनावी कैंपेन में अनाउंस किया था कि अगर मैं जीत गया तो जितने कॉलोनियल कंट्रीज हैं, मतलब औपनिवेशिक देश जिनको हमने गुलाम बना रखा है, उन सबको हम रिलीज कर देंगे। और आप कहे कि भारत की एक खुशनसीबी थी कि क्लीमेंट एटली जो है वो अपने चुनाव में जीत गया।
और फिर इसने अपने वादे के अनुसार भारत को आजाद करने की घोषणा की और वहां के पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट बिल पेश किया। तो क्लीमेंट एटली, आजादी के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ये बात ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। कह रहा है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दिया है आप लोगों ने। रोहित ने सी दिया है, गौतम ने भी सी। बिल्कुल सही है, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत, ये भी एक गरम दल वाली पार्टी थी, ठीक है, गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी अभिनव दल, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभी आप देखेंगे दामोदर सावरकर, अभी सावरकर साहब काफी विवाद में रहे हैं। कई लोग राजस्थान में यहाँ बोल रहे थे कि क्रांतिकारी नहीं, ये दो राष्ट्र की बात करते थे। कई लोग इसको आप देखेंगे हिंदू राष्ट्र की से जोड़ के बोलते हैं। कई लोग अभी कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए। तो अभी काफी वजह से सावरकर साहब विवाद रहे थे। कई लोग कहते थे कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे और ये भारत में सबसे अधिक समय तक काला पानी की सजा भुगतने वाले भारतीय हैं विनायक दामोदर सावरकर। ये भी भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ भाई। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर मैंने तुम लोगों को पहली ही क्लास में बता दिया था। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर। तो राइट आंसर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कह रहा है रोहित। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कह रहा है मेरे लाल, बंगाल का, भारत का नहीं। यहीं पर पता है, मुझे पता है, आंसर पता है, लेकिन फिर भी गलत दे रहे हो तुम लोग। 32 बी पक्का, बिल्कुल बिल्कुल, अब जाके सही हो। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई? आराम से, यही तो मिस्टेक होती है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में जाने हुए क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं। और यही प्रैक्टिस अपन यहाँ करना है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि जो जानते हैं सीधे सीधा आंसर दे सकते हैं उसको भी हम गलत कर बैठे। तो मैंने तुम लोग को बताया था बंगाल का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कौन? रॉबर्ट क्लायू। ठीक है, रॉबर्ट क्लायू था। अगर अब यहां पर अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछता है, गवर्नर जनरल पूछता है तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी मालूम है तुम लोग को कि ये भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग्स साहब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को गवर्नर जनरल, गवर्नर को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बहुत लूट हो रही थी क्लायू के द्वारा। तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राइट दे दिए गए कलकत्ता प्रेसिडेंसी को और इसको गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 सदस्यीय एक समिति बनाई गई जिनके बिना मेजोरिटी के गवर्नर जनरल कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो इसलिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1833 का एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू ये भारत वर्ड इसमें जोड़ दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। इस एक्ट में कहा गया कि बंगाल कहने से एक प्रोविंसेस का पता चलता है, तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और फिर 1858 का नहीं, हाँ 1858 का जो एक्ट आया उसमें ये पद ही समाप्त करके इसको वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। नवीन, एक किले में 2 बारे में 3 का लास्ट नवीन, फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट माउंटबेटन, इंडियन फर्स्ट सरपली रोय। नवीन देखो मैंने इसका आंसर बताया सर 31 क्वेश्चन के जैसे, और ऐसी सोसाइटी अगर इंपॉर्टेंट है तो उनके फाउंडर भी लिखवा दीजिए। अभी मैं लिखवा दूंगा, ऐसे कई सारे हैं एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज, मैं तुम लोगों को कुछ फाउंडर्स के नाम लिखवाऊंगा और दूसरा कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई है ना वो भी मैं अभी लिखवा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो उस पार्टी का पहले तो कुछ क्वेश्चन कर लें। ठीक है, आइए, ओके, चलिए देखिए इधर। तो ये हो गई बात, यहां पर समझ में आ गया। तो ये आप देखिए, अच्छा एक चीज मैंने तुम लोग को उस दिन समझाया था
ये अभी जो नवीन क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने कहा लास्ट गवर्नर जनरल, तो लास्ट गवर्नर जनरल मैंने माउंट बेटन बोला था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था स्वतंत्र भारत का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल, इसमें भी मैंने बोला था माउंट बेटन तुम लोगों को, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि स्वतंत्र भारत का फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, और वो मैंने बोला था सी राजगोपालाचारी। ये तुम लोग को समझ में आया था क्या? ये मैंने समझाया था क्या तुम लोग को? ये बताया था क्या? एक बार रिप्लाई करना। समझ में आ गया था ये? नवीन यही सवाल पूछ रहा था मेरे से, ये समझ में आ गया था जी? ये रुको, ये समझ में आ गया था तुम लोग को? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम था भाई उनका पूरा, सी आर गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोलते हैं उनको। ये समझ में आ गया था ना? अरे अभी जो बता रहा हूं ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया, ये जैसे इसमें और इसमें कंफ्यूजन की स्थिति मान लो हो, तो ये समझ में आया था कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्लियर? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इसका मतलब समझ में आ गया है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, भाई सजाना है। बताइए कौन आया? चंपारण सत्याग्रह 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला 1919। अब सजा सकते हो। सबसे पहले कौन आएगा? बंगाल विभाजन, उसके बाद आएगा चंपारण सत्याग्रह, और फिर उसके बाद क्या आएगा? जलियांवाला बाग। तो क्या होगा जी? सबसे पहले बंगाल, दो एक तीन, दो एक तीन, कौन सा? सी। सबने सी आंसर किया है। दो एक तीन सब सी आंसर, वेरी गुड। सबके आंसर सही हैं, इनके बारे में आपको मालूम ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सबको मालूम होगा, बताया था मैंने। लाला हरदयाल 1913, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर इज वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? अच्छा, यहां से तुम लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये तुम लोग को, चलो अभी मैं रिवीजन करा देता हूं। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं लिखता हूं और तुम लोग इसका आंसर देना। बिल्कुल स्वाति, मैं ये ऐसे कुछ संगठन है, उन संगठनों के नाम, फाउंडेशन ईयर और फाउंडर, उन सब के नाम लिखवाऊंगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर टाइटल की बात कर रहा है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहां भी मैं रिवीजन के तौर पर उनके नाम लिखता हूं, तुम लोग टाइटल बताना, रिवीजन हो जाएगा ऐसे। और जहां नहीं पता होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, आप बताना इसका। चलो पहले इसका आंसर कर लेते हैं कि भारत का बिस्मार्क, इसका आंसर बता दो भाई। 35 का आंसर बताओ पहले। 35 का आंसर बताओ जी। 35 का आंसर क्या है बताइए। 35 का आंसर बताओ। 35 का आंसर भारत का बिस्मार्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ टाइटल्स लिख रहा हूं, वो टाइटल्स थोड़ा सा, चलो वहीं पर लिखता हूं मैं, वही लिखता हूं मैं। आयरन मैन, ठीक है। उसके बाद
भारत का बिस्मार्क तो हो ही गया। उसके बाद नेताजी, उसके बाद कायदे आजम, उसके बाद कायदे आजम के बाद अ, भारत का नेपोलियन, उसके बाद भारत का आइंस्टीन, फिर उसके बाद गुरुजी, उसके बाद लोकमान्य, उसके बाद लोक हितवादी, उसके बाद भारत की बुलबुल, ठीक है। उसके बाद अ, देश रत्न, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप ठीक है। अब चलिए इसका एक एक करके हम आंसर मैं पूछूंगा और तुम लोग इसका आंसर देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। एक एक करके मैं इनका आंसर पूछूंगा या मैं फिर, अच्छा एक चीज और, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आयरन मैन किसको कहा जाता है? आयरन मैन, सरदार पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कायदे आजम किसको? जिन्ना को कहा जाता है। उसके बाद भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को, ठीक है। गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी, बताओ भाई, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी बताओ। लोकहितवादी, बिल्कुल गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख हो। उसके बाद भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू। देश रत्न, देश रत्न किसे कहा जाता है बताओ? भारत के पहले व्यक्ति हैं वो। देश रत्न किसे कहा जाता है? भारत के पहले नाम के साथ इनका है राजेंद्र प्रसाद। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द ग्रैंड दादा भाई नौरोजी को, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भाई साहब पहले आदमी हैं जिन्होंने, आप देखेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, द द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक और किताब थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इनके साथ आरसी दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। और इन्होंने ही बताया था कि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब धन का निर्गमन हो रहा है। और इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तट से सोखती है और थेम्स के तट में छोड़ती है। मतलब यहाँ से रिसोर्सेज और जो कैपिटल है वो ले जाके इंग्लैंड सब ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद लोगों में यूनिटी बढ़ी थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का इजाद किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं जी? फ्रंटियर गांधी, रिप्लाई करना मुझे। फ्रंटियर गांधी, हु हैज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? रिप्लाई करो मुझे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, बिल्कुल सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए और बताइएगा कि लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल,
लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? रिप्लाई करो जल्दी मुझे। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? गरम दल के नेता तो हैं ही भाई। मैं पूछ रहा हूं किसे? लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला इसी के साथ अगला है कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? बोलो भाई। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर, सरस्वती को, दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। चलिए उसके बाद बताएंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाजपत राय। वेरी गुड। चलिए इसमें जो भी ऑलमोस्ट टाइटल्स थे, ये टाइटल्स मैंने आपको बता दिए, ये आप ध्यान में रखिएगा इन टाइटल्स को। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे जो टाइटल्स थे ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए, और अपन ने एक बार रिवीजन भी कर लिया इनका। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। शहीद आजम, बिल्कुल भगत सिंह को कहते हैं शहीद आजम। 36 का आंसर बताओ अब। 36 का आंसर बताएंगे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई? कब अनाउंस किया गया? राइट आंसर इज बी, 1911। 1911 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। आप देखेंगे 1911 में जॉर्ज जो पंचम है, जॉर्ज पंचम, ये भारत आए। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार का, अगर कोई दिल्ली गया होगा तो निरंकारी के पास इसका पिलर बना है जहां पर यह दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। पहला कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 में, बंगाल विभाजन, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, एक डेवलपमेंट। और दूसरा डेवलपमेंट जो है वो है कि कलकत्ता टू दिल्ली, मतलब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। और 1912, मतलब 1911 में अनाउंसमेंट किया, और 1912 में भारत की राजधानी बन गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बन गई भारत की राजधानी। तो 1912 से लेके टिल नाउ तक अभी राजधानी जो है हमारे देश की वो कहां पर है? भारत में। तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में अनाउंस किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद लगातार अपोज उसका चल रहा था। तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है नहीं करेंगे, बंगाल एक ही रहेगा। और फिर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित करने की घोषणा करी। कौन था जी? जॉर्ज पंचम। और ये एक चीज और, पहली बार इसी समय आप देखेंगे 1911 के इस दिल्ली दरबार के आयोजन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत थी जन गण मन। ये वेलकम सॉन्ग के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए वेलकम सॉन्ग था। अभी भी तुम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखोगे नेट पर तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी के रेस्पेक्ट में गाया गया। इसमें कई सारे जो वर्ड्स थे, जो किसी को डिवोटी थे, वो वर्ड्स हटा दिए गए, और ये इस समय हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है जन गण मन। इसकी रचना आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जिनको हम गुरुदेव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी दिल्ली दरबार में गाया गया था वेलकम सॉन्ग के रूप में ये जनगण मन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया जी? यार जब मैं सबसे पूछूं ना तो सबका मतलब सब होता है, सभी लोग रिप्लाई करें। क्लियर? यहां मैं पूछूं सबका तो सभी लोग रिप्लाई करें। यहां तक समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं इस पर और डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया सबको? 8 लोग मुझे यूजर्स में दिखाई दे रहे हैं जो मेरी क्लास ले रहे हैं।
तो मुझे आठों के आठ रिप्लाई चाहिए हाँ या ना में। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल पर हो तुमको लिखने में दिक्कत हो रही है, कम से कम ये तो हाँ, हाँ सर समझ में आ गया। मुझे खुशी होती है यार, मेरी खुशी के लिए हाँ ना जवाब दे दिया करो। मतलब तुम लोग ये भी नहीं चाहते कि मैं भी खुश रहूं? नहीं चाहते भाई? ये तो बता दो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। नहीं चाहते हो? ठीक है, मैं दुखी रहूंगा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम लोग चाहते हो कि मैं दुखी रहूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग देंगे। राइट आंसर इज सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्हीं को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको मालूम होगा आर्य समाज, इसमें विधवा विवाह पर फोकस किया गया। मतलब पहले था कि सती को बैन किया राजा राम मोहन राय ने। तो आपने वो मूवी देखी होगी प्रेम रोग, जिसमें उस समय अगर सती रुक गई तो विधवाओं को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था कि एक बंद कमरे में उनको रख दिया जाता था, ना किसी से मिलना जुलना, न कोई खाना पीना, खाना भी उनको नीचे से दे देते थे। बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और महिलाओं के फेवर में विधवा विवाह की के लिए इन्होंने फाइट किया और कहा विधवाओं को भी पूरा हक है अपना जीवन जीने का। मान लीजिए अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो वो तो विवाह करके चिल करता है, लेकिन अगर किसी का पति मर जाए तो वो फिर अबला हो जाती है या फिर उसके साथ गलत व्यवहार होता है। तो उसको भी पूरा अधिकार है अपने दूसरे के साथ शादी करके और अपनी लाइफ को चिल करने का। तो इन्होंने विधवा विवाह की को के लिए फाइट करा। और आप देखिएगा आज भी जो आर्य समाज के मंदिर हैं वहां पर अंतरजातीय विवाह की अनुमति दी जाती है। और अगर आप आर्य समाज में विवाह करते हैं तो कानूनन मान्यता है। इसके लिए पहले आपको परमिशन वहां पर बताना होता है कि मैं इस दिन शादी करना चाहता हूं। और आर्य समाज के कई सारे मंदिर हैं अलग अलग राज्यों और डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर तुम वहां जाके शादी करोगे तो उसकी मान्यता सरकार देती है। तो अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को इन्होंने प्रमुखता दी दयानंद सरस्वती ने। और इसी की वजह से मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ये सही बताया, ठीक है। अच्छा नवीन, अंतरजातीय विवाह करोगे कि आर्य समाज के मंदिर में जाके? निर्मल सरफ से धोऊंगा मैं तुमको, हैं? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम्हारा? अच्छा वेरी गुड। मतलब कई लोगों ने किया है तो तुम भी करोगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सही दिशा में चल रहे हो। कोई दिशा नहीं, मैं भी चाहता हूं कि ये सब जो जात पात का की बाउंड्री है बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग, हम सभी मनुष्य हैं। जाति पति तो हमने बनाई, कहीं किसी के ऊपर ठप्पा थोड़ी लगा है कि कौन किस जाति और धर्म का है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे कड़ाम कड़ाम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 38 का आंसर बताएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बोलो भाई, आंसर दो। राइट आंसर इज बी, ज्योतिबा फुले, 1873। आप देखेंगे ज्योतिबा फुले भी इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र और ये निम्न जाति के थे। और आप जानते ही हैं कि पुराने जमाने में, उस जमाने में निम्न जातियों के साथ कितना गलत व्यवहार होता था। अभी आपने देखा आर्टिकल 15 वो मूवी आई थी, देखा था आपने? उसमें देखेंगे आपकी कई राज्यों में जो SC STs हैं उनके यहाँ कितना बुरा बर्ताव होता है। मतलब कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी आप देखेंगे निम्न कास्ट के जो लोग हैं वो बड़े वालों के बराबर नहीं बैठ सकते, उनके बर्तन में खा भी नहीं सकते। पुराने जब समय में तो उस रास्ते से निकल नहीं सकते। अभी तुमने पिछले साल देखा अलवर में एक निम्न जाति का आदमी घोड़ी पर चढ़ के बारात निकाल दिया, तो अपर कास्ट वालों ने उसकी पिटाई कर दी कि तुमने ये कैसे कर दिया, इस पर तो हमारा अधिकार है। मतलब आज भी हमारे देश में निम्न जाति को लेकर एक भेदभाव है जिसको समाज सरकार खत्म करना चाहती है उनको अपग्रेड करके। इसी के लिए उनको आप देखेंगे ये आर्टिकल 16 के तहत उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये मोटिव था उनका। तो अब देखते हैं आगे क्या होता। तो ज्योतिबा फुले इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, पुणे में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी निम्न वर्ग के लोगों के विकास के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, ज्योतिबा फुले 1873। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जी, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार बहिष्कृत भारत, पाक्षिक का मतलब हफ्ते वाइज, ठीक है, ये किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत। बोलो भाई, इसका आंसर बताएंगे। स्वामी ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में इसकी स्थापना करी थी। अब जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर भी महाराष्ट्र से थे और ये भी निम्न जाति के, महार जाति के थे, फिर भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, आगे बढ़ी और अपने समुदाय और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ऐसे ही जो सोसाइटी के द्वारा जिनका बाइकआउट किया गया है उनके हित के लिए इन्होंने एक सभा, एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसी नाम से एक वीकली इन्होंने एक मैगजीन शुरू किया जिसमें इन्होंने लॉजिकली उसको डिफाइन किया कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, जाति और धर्म के आधार पर हमें भेद नहीं करना चाहिए और इनको इनको लिटरली अपवर्ड करने की कोशिश को, मतलब इनको उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करी इसके माध्यम से, और समाज में एक नई जागृति लाने की कोशिश करी थी इस मैगजीन के थ्रू। मराठी में ये लिखी गई थी और इसके राइटर थे, इसको निकालने वाले, इसके एडिटर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 39 का राइट आंसर क्या है जी? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताओ। स्वाति ने बताया भाई, सी बताया है। चलिए और लोग बताएं इसका आंसर, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो समझ में आए। 140 का 40 का आंसर बताओ। 132 नवीन कह रहे हैं, 132 बी कह रहे हैं भाई सब लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, चौरी चौरा 1922, यही है ना जी? तो सबसे पहले कौन होगा? 1920 मतलब A1, उसके बाद 3 और फिर 2, 132। राइट आंसर इज 132, ठीक है। चौरी चौरा, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा हुआ और फिर असहयोग और फिर सविनय हो गया आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब मुझे आप बताएंगे कि इन दोनों में क्या कोरिलेशन है जी? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा में क्या कोरिलेशन है? कोई बताएगा जी? कोई बताएगा इन दोनों में क्या कोरिलेशन है? चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन में क्या कोरिलेशन है? नहीं बताओगे? छोड़ो, रहने दो, मैं भी नहीं बता रहा। बढ़ते हैं आगे। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा जी? 132। 132 का मतलब राइट आंसर इज बी। चलिए, असहयोग वापिस के लिए चोरी, बिल्कुल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 का राइट आंसर बताओ। 41 का राइट आंसर बताओ रोहित। राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम थे इसके, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। कब जी? 1885 में। और कहां पर? तो ये हुआ उस समय का बॉम्बे था, ठीक है। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, इसमें मीटिंग हुई थी। इसमें 72 मेंबर्स थे जिनके साथ ये इसकी स्थापना हुई। और फिर इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे जी? तो वो थे WC बैनर्जी, इनको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ये एक अंग्रेज थे बॉस, ठीक है। और इन्होंने, आप देखेंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेटर लिखा कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बात अंग्रेज माने और संगठित आंदोलन हो, तो इसके लिए तुम्हें एक यूनाइट फॉर्म में संगठित एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी होगी।
उनको अच्छा लगा और उन्होंने पुणे में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ठीक है, लेकिन तब क्या हुआ कि पुणे में उस समय प्लेग फैला था, तो पुणे से इसको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। तो दिसंबर में आप देखेंगे ये मीटिंग हुई और फाइनली बहुत सारे मेंबर आए थे, लेकिन 72 सदस्यों के साथ इस संस्था की स्थापना हुई 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी बने और ये यहाँ पर इस महाविद्यालय में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मीटिंग के साथ दो बातें डिसाइड की गई। क्या? एक तो हम एवरी ईयर डिफरेंट प्रोविंसेस में इसकी मीटिंग करेंगे और वहां के लोगों को जोड़ के इसको एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बनाएंगे। दूसरा कि हम रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी बात अंग्रेजों तक रखेंगे और फिर उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। इसी मीटिंग में डिसाइड किया गया था। तो ठीक है, तो यहां पर अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज की गई, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और कब की गई, ठीक है, और कितने मेंबर्स थे उसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए, बिल्कुल डफरिन था इस समय भारत का वॉयसराय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? कब? राइट आंसर इज 42, 1942। टाइम था 8 अगस्त 1942। ठीक है, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, मतलब करो या मरो। मतलब या तो अब देश को आजाद कर डालेंगे या फिर मर जाएंगे। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में। जैसे ही रात के 12 बजे भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, चारों तरफ इन लोगों ने, आप देखेंगे वो कर्फ्यू लगा दिया। सारे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड होके इन लोगों ने रेडियो पर प्रसारण किया और इसको आगे बढ़ाया। ठीक है सर, नताल कांग्रेस क्या है? नताल क्या है भाई? नताल मतलब समझा नहीं मैं। ठीक है, तो यहां पर 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। एक बार मुझे डिफाइन करना रोहित, फिर मैं बताता हूं। तुमने जो लिखा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताओ। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी जी? 43 का आंसर बताइए। नमक सत्याग्रह की शुरुआत बताओ। 43 का आंसर बताओ। राइट आंसर इज बी, 1930। नमक सत्याग्रह आप देखेंगे गांधी जी ने से दांडी से 370 किलोमीटर, 79 किलोमीटर की, आप देखेंगे नेताजी इंडियन कांग्रेस जो 1994 में गांधी जी ने की थी। अच्छा, कॉन्फ्रेंस का नाम ले रहे हो तुम? ओके ओके, ठीक है, मैं बताता हूं उसके बारे में। पहले दांडी दांडी से समुद्र के पैदल यात्रा की गांधी जी ने। रीजन क्या था नमक सत्याग्रह का? अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था। ठीक है, और गांधी जी ने कहा कि नमक एक आदमी एक चम्मच एक दिन में यूज करता है, नमक पर कर लगाना ये तो अत्यधिक शोषण करना, मतलब ये तो एक्सप्लोटेशन का भी एक्सट्रीम है। गांधी जी ने कहा कोई भी नमक पर कर नहीं देगा, सब सेल्फ मेड नमक बनाएंगे। और गांधी जी ने दांडी से पैदल यात्रा की समुद्र की और गांव गांव शहर शहर घूमे और फिर उन्होंने कहा कोई भी नमक पर कर नहीं देगा। और समुद्र पहुंचे, वहां समुद्र के नमक से पानी समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। तो ये नमक कानून था दांडी मार्च के रूप में और ये किया था 1930 में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था भाई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी राजपूताना जहाज से कहां पर, लंदन गए थे। ठीक है, उसमें कौन, इनमें से कौन है जिसने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था?
राइट आंसर नीरज, राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी गई थी लंदन पार्टिसिपेट करने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये गांधी जी का पहला और आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। पहले में गोल गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, लेकिन इसमें भी उन लोगों ने बात नहीं मानी और गांधी जी वहां से वापस आए और दोबारा से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और उसी के बाद उनको अरेस्ट करके पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, जहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब मैकडोनाल्ड अवार्ड दिया था अंबेडकर को, तो जिसमें मीटिंग हुई थी और पूना समझौता हुआ था। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहां है जी? सबको मालूम है इसका आंसर। इसका राइट आंसर डी है, पटना साहिब। इस क्वेश्चन पर अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। और 46वीं क्वेश्चन उन्हीं से, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है, मतलब जहां पर उनकी डेथ हुई थी, जहां उनकी डेथ हुई थी। इसका आंसर बताओ। 46 का आंसर बताओ। जहां उनकी डेथ हुई थी, जहां उनकी डेथ हुई थी वो कौन सा? राइट आंसर सी, नांदेड़। कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है बॉस ये नांदेड़, जहां पर उनकी डेथ हुई थी। वो भी पवित्र प्लेस है सिखों के लिए। ठीक है, गुरु नानकाना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर कह रहा है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो है बुर्गेर। बुर्गेर जो कहते हैं, मतलब डच और पुर्तगालियों के जो वंशज है, दोनों वहीं पर डच और पुर्तगाली रह गए और दोनों ने मैट्रिमोनियल वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो उनके जो वंशज हैं अभी भी हैं वहां पर श्रीलंका में, उनको कहा जाता है ये बुर्गेर। राइट आंसर इज सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था जी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो पौंडीचेरी है वो किससे प्राप्त किया था? फ्रांसीसियो से तो अंग्रेजों ने लिया, और इन्होंने किससे लिया? राइट आंसर है सी, बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान कौन थे जी? शेर खां लोधी नाम था उनका भाई का, बीजापुर के सुल्तान का। और उस समय बीजापुर का ये जो शेर खान लोधी थे, वो ये वली का पोंड, बलिका बलिका बलिको डा बलिकोडापुर। और ये शेर खां लोधी थे जिनको डचों ने डिफीट करके, और ये बीजापुर के शासक से, इसको आधुनिक इसका नाम बीजापुर है, जिनसे इन्होंने फ्रेंचों ने पौंडीचेरी को प्राप्त किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताओ। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना का स्थापित किया था। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कारखाना स्थापित किया था कहां? शेर खां लोधी नाम था जी उसका, शेर खां लोधी नाम था। 49 का आंसर दीजिए। 49 का, 49 का राइट आंसर है मसूलीपट्टनम। वेरी गुड। फ्रांसीसियो ने मसूलीपट्टनम में अपनी राजधानी स्थापित करी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में इनमें से कौन सा काम नहीं हुआ है जी? बताओ, लॉर्ड कर्जन के काल में कौन सा काम नहीं हुआ? बताओ। जितेंद्र ने बताया, सबने। सी कैसे होगा? लॉर्ड कर्जन के काल में अकाल आयोग नहीं बना था? बना था। कर्जन के काल में अकाल आयोग की बना था भाई। बी, भारत लोक सेवा आयोग 1926 में इसकी स्थापना हो चुकी थी।
भारत लोक सेवा मंडल का गठन। अरे भाई, राइट आंसर जो है इसका ये 50 नंबर का राइट आंसर जो है वो है डी, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन थोड़ी बना था लॉर्ड कर्जन के काल में। हंटर कमीशन किसके काल में बना था? जल्दी बताओ तो मुझे। पूछा है कई बार एग्जाम में हंटर कमीशन से रिलेटेड। हंटर कमीशन किसके टेन्योर में बना था? बताओ भाई। बिल्कुल, रिपन के काल में बना था हंटर कमीशन। तो फिर राइट आंसर डी होगा ना रोहित। लॉर्ड रिपन के काल में हंटर कमीशन बना था। तो फिर तुम कैसे बता रहे थे बी? राइट आंसर इज डी, लॉर्ड रिपन के काल में नहीं हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था हंटर आयोग का गठन। बाकी आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। क्लियर? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताओ। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाने वाला कौन सा क्षेत्र है भाई? बताओ आंसर इसका। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये काला पानी वाला आंसर। और आप लोगों को मालूम भी होगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली साल यहाँ पर गए थे। ये बीडी सावरकर के जन्म कुछ पुण्यतिथि थी उस पर, और उसको दोबारा से रिनोवेशन कराया गया था। लक्षद्वीप में है। निर्मा सरब से धोऊं क्या मैं तुम लोगों को? नीरज डी कह रहे हो, आलियो बेट और खादियो बेट। अरे 51 का आंसर ये है, आलियो बेट और खादियो बेट में कैसे हो सकता है यार? ए लक्षद्वीप। अरे यार, अंडमान निकोबार में है यार। हजारों बार टीवी में तुम लोगों ने देखा होगा इसको, हजारों बार, एक दो बार नहीं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये है, ये काला पानी का ये सेलुलर जेल जिसको बोलते हैं, उसका नाम है सेल्यूलर जेल बोला जाता है इस काला पानी को। ठीक है, ये सेलुलर जेल कहां पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में है। यहाँ से, यहाँ फ्लाइट के थ्रू ही आप जा सकते हैं वहां, बाकी रोड और रेल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी होगा। डी में तो अल्लाह भट्ट लग रहा है। आलिया अच्छा, आलिया भट्ट लग रहा है तुम लोग को। चलो आलिया भट्ट ही लिख दिया था तो आलिया भट्ट थोड़ी होगा। हम्म, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर से शादी हो रही है आलिया भट्ट की। ठीक है, तो राइट आंसर अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या मैं समझू? ये समझ में आ गया, नेपाल वाला काला पानी। अरे यार, वो काली नदी है नीरज, वो काली नदी है भाई, वो काला पानी नहीं है मेरे लाल। उस नदी का नाम है काली नदी। उस नदी का नाम है काली नदी। ये काला पानी क्यों बोला जाता है अब ये समझो। देखो, ये जो सेलुलर जेल है, अब तुम देखो, ये हमारा इंडिया हो गया, मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन, और ये हमारे हैं ये आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड सारे। इसमें कुछ 250 के करीब में छोटे छोटे आइलैंड है, मतलब पानी के ऊपर उभरे जमीनी स्थल। ठीक है, यहां पर हम लोग फ्लाइट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर अंडमान निकोबार में ये बड़ा सा लंबा ये बनाए गए हैं सेलुलर जेल। इसके चारों तरफ पानी है, हिंद महासागर का ये एरिया है। ठीक है, हिंद महासागर है इसके चारों तरफ। तो ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज यहां पर जिसको भी एक बार भेज देते थे, मतलब उसकी मौत निश्चित थी, और बहुत ही मतलब कठोर दंड दिया जाता था। दिन भर चप्पू चलवाते थे, हाथ पैर में सिक्कड़ बांध देते थे। एक मतलब 2 फीट बाई 2 फीट के कमरे में रखते थे, जिसमें छोटी सी एक खिड़की होती थी। मतलब बहुत ही कठोर सजा देते थे। टीवी पर देखोगे तो दिखाएगा सेलर जेल का। और यहां से यहां पर जो भी एक बार चला गया उसकी मौत निश्चित होती थी, क्योंकि